कि किस बेरहमी से पुलिस कर्मियों ने एक नाबालिग युवती का रेप किया, हत्या की और अब आसानी से बच गए। अब सवाल है कि आखिर मीना खलखो को मारा किसने, मीना खलखो का रेप किसने किया। इन सवालों के साथ क्या मीना खलखो के साथ साथ मीना के परिजनों को न्याय मिल पाया? खासकर आरोप जब किसी पुलिस वाले पर लगे, क्योंकि इन पुलिस वालों की नौकरी ही इसलिए होती है कि भारतीय कानून का उपयोग दुरुपयोग ये अपने मन मुताबिक कर सके। जिस कानून से रोज खेलते हैं वहां इनसे जीतना आसान नहीं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज वर्तमान में न्याय आसान नहीं, खासकर उनके लिए जो समाज में हाशिए पर हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग जो न्याय के इंतजार में थक कर हथियार उठा लेते हैं, आखिर वे ऐसा क्यों करते हैं, ये बताने के लिए इस वीडियो पर लगातार बने रहें। 11 साल पहले एक आदिवासी किशोरी का रेप हुआ। रेप भी वर्दी वालों ने किया और बाद में नक्सली बताकर युवती का एनकाउंटर भी कर दिया गया। उस किशोरी का नाम था मीना खलखो और ये एनकाउंटर छत्तीसगढ़ में अविभाजित सरगुजा और वर्तमान बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र के करचा गांव में हुआ था। तब इस तरह सोशल मीडिया का दौर नहीं था, फिर भी मामला छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दृष्टिकोण से कहें तो एकदम से गर्मा गया था। अभी हाल ही में 17 मई को खबर आई कि रायपुर की अदालत ने इस केस में फैसला सुनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसले में कोर्ट ने तीनों आरोपी पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया। फैसला देते हुए कोर्ट का रुख देखकर लगा कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले को कमजोर तरीके से पेश किया, जिसका फायदा आरोपी पुलिसकर्मियों को मिला है। खबरों के मुताबिक कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को मामले में लापरवाही बरतने और कोर्ट के सामने समय पर पर्याप्त सबूत पेश न करने के लिए फटकार भी लगाई है। पर फटकार से अब होना क्या है? कहा जा सकता है कि अभियोजन की लापरवाही के कारण ही तीनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार दे दिया गया है। आरोपी पुलिसकर्मी अब निर्दोष साबित हो गए हैं। जिस परिवार की लड़की मारी गई, उस परिवार को ये तक पता नहीं कि उनकी बेटी को मारने वाले अब जिंदा हैं भी या मर गए। इन्हें यह भी नहीं पता कि इस प्रकरण में क्या कुछ चल रहा था। कोर्ट ने अब क्या फैसला सुनाया है? 11 साल में बहुत सी विस्मृत यादों के साथ एक पिता को बस यह पता है कि उनकी बेटी नक्सली नहीं थी और उसे पुलिस वालों ने ही मारा था। मीना खलखो की हत्या तो हुई थी, ये हर कोई जानता है, पर आवाज़ कोई नहीं उठा सकता। जब तक खुद के साथ ऐसी घटना नहीं होती, लोग आवाज़ उठाने से बचते हैं। किसी को वक्त नहीं कि दूसरे के पचड़े में हम पड़ें। खैर, यदि मीना जिंदा होती तो आज इस न्याय व्यवस्था और सरकारी लफड़े में पड़कर खुद के जिंदा रहने पर भी उसे अफसोस होता। अच्छा हुआ जो अब यह सब देखने के लिए वह इस दुनिया में नहीं है। उस मौत से ज़्यादा पीड़ादायक आज का शायद ये जीवन होता। इस बहुचर्चित हत्याकांड में राजनीतिक पार्टियों के आदिवासी कथित नेताओं ने अपनी अपनी राजनीति भी खूब चमकाई। न्याय मिल सके इसलिए विपक्ष यानी कांग्रेस, जो आज वर्तमान में सत्ता में है, इनके दबाव के कारण तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने पूरे मामले की जांच कराने के लिए मीना खलखो जांच आयोग का गठन कराया। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय दिनांक 13/9/2011 के अनुसार थाना अंतर्गत ग्राम नवाडीह चेडरा नाला के किनारे हुए पुलिस मुठभेड़ में कुमारी मीना खलखो की मृत्यु की न्यायिक जांच एकल सदस्य श्रीमती अनीता झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर की अध्यक्षता में गठित विशेष जांच आयोग द्वारा मुख्यालय अंबिकापुर कलेक्ट्रेट परिसर में निम्न विषयों पर किया जाना प्रस्तावित था। वो बिंदु क्या थे मैं आपको बताता हूँ, इस पे ज़रा गौर करिएगा। दिनांक 6/9/2011 थाना चांदो अंतर्गत ग्राम नावाडीह चेडरा नाला के किनारे हुई पुलिस मुठभेड़ में कुमारी मीना खलखो की मृत्यु कैसे हुई, वे परिस्थितियां तथा कारण जिसके फलस्वरूप घटना घटित हुई, उक्त घटना में किन किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई या घायल हुए। चौथा पॉइंट था ग्राम नावाडीह चेडरा नाला के किनारे मुठभेड़ में नक्सली कमांडर के साथ कुमारी मीना खलखो और अन्य 30-35 नक्सलियों के शामिल होने की कथन कहां तक प्रमाणित है। पांचवा पॉइंट है यदि पुलिस प्रशासन से त्रुटि या उपेक्षा हुई तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। और लास्ट का जो छठवां बिंदु है वो है भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपाय हैं। मामले की जांच की जिम्मेदारी बिलासपुर की जिला न्यायाधीश अनीता झा को सौंप दी गई थी। साथ ही जांच पूरी करने के लिए 3 महीने का समय भी दिया गया था, लेकिन
अनीता झा ने जांच की रिपोर्ट 4 साल के बाद सौंपी। अपनी रिपोर्ट में अनीता ने यह बताया कि सरकार मामले की फिर से जांच कराए क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। साथ ही यह भी कहा कि मीना की मौत पुलिस की गोली से हुई है। हालांकि जब पुलिस ने मीना पर नक्सलियों के साथ मिले होने का आरोप लगाकर मीना की हत्या की थी, उस वक्त भी परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस के इन दावों को खारिज करते हुए पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस मीना को जबरन घर से उठाकर ले गई और गोली मार दी थी। परिवार ने मीना के नक्सलवादियों से किसी भी तरह के संबंध होने से तब भी इनकार किया था। अभी हाल ही में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर से जो 54 पेज का फैसला आया है, उसे पढ़ने के बाद आप यकीन मानिए 2011 के स्मृतियों में चले जाएंगे। कोर्ट में हुए बयान में साक्षियों का जो कथन है वो हर किसी को परेशान करता है। आपको लगेगा कि किस बेरहमी से पुलिस कर्मियों ने एक नाबालिग युवती का रेप किया, हत्या की और अब आसानी से बच गए। परिजनों के साथ साथ चिकित्सकों ने कोर्ट में जो बयान दिया है वो इन बलात्कारी पुलिसकर्मियों को फांसी पर लटका देने के लिए पर्याप्त कारण है। पर दुर्भाग्य देखिए, सिर्फ सबूत के अभाव में आज सब के सब आसानी से बच गए। अपने बयान में चिकित्सक ने कहा है कि युवती के मूत्राशय पेशाब के थैली का ऊपरी भाग फटा हुआ था। भीतरी एवं बाहरी जघन्य बच्चेदानी का ऊपरी हिस्सा फटा हुआ था और रक्त भी जमे हुए थे। वेजाइना डायलेटेड था जिससे हैबिचुअल इंटरकोर्स की संभावना थी, जिसका स्लाइड भी बनाया गया था। पेशियां और अस्थि बाएं तरफ का पेल्विक बोन था, वह छिद्रनुमा टूटा हुआ था। बाएं तरफ के छाती की हड्डी क्रमांक 7 टूटी हुई थी और अपने स्थान से हटा हुआ था। उक्त सभी चोटें मृत्यु पूर्व थी। सवाल तो है कि मीना को इतनी चोटें मरने से पहले आखिर लगी कैसे। इस पूरे फैसले के पेज नंबर 18 के पैराग्राफ क्रमांक 24 में साक्षियों का बयान स्पष्ट तौर पर है। चिकित्सक साक्षी ने मृत्यु के संबंध में अभिमत पर कहा है कि मृतका के छाती एवं पेल्विक क्षेत्र में गोली से आई हुई चोटों एवं उससे हुए अत्यधिक रक्त स्नाव की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई थी। मृतका की मृत्यु की प्रकृति मानववध प्रकृति की थी। इस तरह उपरोक्त साक्ष्यों के साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मृतका की मृत्यु गोली लगने से हुई है, जिसे चिकित्सकीय साक्ष्य ने समर्थन देते हुए मृतका की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति का होना बताया है, जिससे मृतका की मृत्यु की प्रकृति मानववध होना प्रमाणित पाया जाता है। फैसले के पेज नंबर 11 पैराग्राफ नंबर 13 में मृतका मीना की मां का कथन है कि मेरी लड़की मीना की लाश बलरामपुर के चीरघर में थी। हम लोग चीरघर पहुंचे तथा मीना की लाश को देखे, मीना की लाश को पहचाने। उस समय मीना के शरीर में एक स्कर्ट और शर्ट था। हमने मीना के शरीर को देखा। हमने देखा कि मीना के गुप्तांग फटी हुई दशा में था तथा उसके साथ बलात्कार हुआ था, ऐसा लगता था। हमने उसके शरीर के नाभि के हिस्से में गोली के घुसने के निशान एवं कूल्हे के पास से गोली के बाहर निकलने का निशान को भी देखा। मीना के शरीर के छाती के हिस्से में भी हमने गोली के निशान देखे थे। मेरी लड़की को रात भर पुलिस वालों ने रोक रखा था, उसके साथ बलात्कार किया था और बेहोश होने पर उसे गोली मारी गई थी। ठीक इसी बयान का समर्थन मीना की मां की जो साथी है कोतियारी ने भी किया है, पर रिजल्ट हम सबके सामने है कि आज वो सब कुछ खत्म हो गया। मतलब यह है कि मीना की मौत भी पुलिस की गोली से और बलात्कार भी दोनों एक साथ। पर आयोग की रिटायर्ड जज अनीता झा की रिपोर्ट सौंपने के बाद इसी केस को सीआईडी को सौंप दिया गया था। आईपीएस अधिकारी नेहा चंपावत के निर्देशन में सीआईडी ने मीना की हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। सीआईडी ने मीना खलको हत्या मामले में थाना प्रभारी निकोदीन खेस समेत 25 पुलिसकर्मियों के शामिल होने की बात कही थी। इस मामले में सीआईडी ने 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और 14 के खिलाफ हत्या में सहयोग का केस दर्ज किया था, लेकिन सिर्फ 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ ही नामजद मामला दर्ज किया गया। अब 11 साल बाद उन्हें भी अब संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। अब सवाल है कि आखिर मीना खलको को मारा किसने, मीना खलको का रेप किसने किया। इन सवालों के साथ क्या मीना खलको के साथ साथ मीना के परिजनों को न्याय मिल पाया? क्या निचली अदालत में 11 साल बाद आए फैसले के बाद अब वह किसी और बड़े न्यायालय में जाकर 11 साल, 15 साल या 20 साल तक न्याय की उम्मीद में
जाने की स्थिति में है, तो शायद जवाब ना ही होगा। सरकार ने जिन बिंदुओं पर जांच कराया उसमें 6वें नंबर का एक जो बिंदु है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपाय है। अनीता झा ने इस पर जवाब भी दिया था। इसका जवाब आज सिर्फ कागज में होगा, धरातल में कुछ नहीं। ये हमारी भारत की न्याय व्यवस्था है। कानून में जितने अनुच्छेद हैं उसमें एक एक्स्ट्रा छेद है जहां से आरोपी हमेशा से निकलकर भाग जाता है। खासकर आरोप जब किसी पुलिस वाले पर लगे, क्योंकि इन पुलिस वालों की नौकरी ही इसलिए होती है कि भारतीय कानून का उपयोग दुरुपयोग ये अपने मन मुताबिक कर सके। जिस कानून से रोज खेलते हैं वहां इनसे जीतना आसान नहीं। खैर, आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ का कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कल, आज और कल हमेशा होता आया है और ये होता रहेगा। हो सकता है सरगुजा संभाग का यह एकमात्र उदाहरण हो, पर ऐसे मामले छत्तीसगढ़ के ही बस्तर में हर रोज होते हैं, जहां ना कानून है ना न्याय। निर्दोष बेबस आदिवासियों की हत्या पर अवार्ड पाने वाले पुलिसकर्मियों की यहाँ पर फौज है। सॉफ्ट टारगेट में आदिवासी इसलिए होते हैं क्योंकि विरोध करने की क्षमता और कोर्ट कचहरी में उम्र भर न्याय के लिए चक्कर काटने में सक्षम नहीं होते। आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर होते हैं। शुक्रिया।